आज कौन सा राजा पढ़ेंगे? तो आज अपने को रतन सिंह नाम का राजा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रतन सिंह का साथ में इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 1302 से लेके 1303, 1302 से लेके 1303 तक ये राजा रहा था। 1 साल के लिए राजा रहा था, 1302 से 1303 के बीच में। क्या है इसके बारे में अपने पढ़ने लायक बात? अपने वो देख लेते हैं कि अपने पास है क्या पढ़ने लिखने। तो पढ़ने वाली बात यह है कि इसके टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ये देख लो आप, सिंपल सा कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तब मेवाड़ का राजा कौन था? तो मेवाड़ का राजा अपने को दिख रहा है रतन सिंह था। अब वही बात है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब हुआ, उस आक्रमण के क्या कारण थे, उस आक्रमण के क्या परिणाम निकले थे, क्या कॉन्सिक्वेंस हुए उसके, क्या कोजेज रहे थे, उन सब के बारे में अपने देख लेंगे कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातें नहीं। तो ये कुल मिला के आपने तो यहां तो इतना ही देखना है कि राजा कौन सा है, बाकी बातें मैं बता दूंगा। तो राजा तो कौन सा? तो राजा है अपना रतन सिंह। इसके बारे में, इसके टाइम की सबसे बड़ी घटना तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी एक दिल्ली का सुल्तान है, वो आक्रमण कर रहा है। और इसके क्या क्या पढ़ने अपने को? एक तो इसके कारण पढ़ने और एक इसके क्या पढ़ने अपने को? कॉन्सिक्वेंस पढ़ने। बस ये बातें इतनी देख लो अपने। अब आप आगे देखो, मैं पढ़ा मत देता हूँ, समझा दूंगा मैं आपको ढंग से। नोट्स में आपके सब लिखा हुआ होगा, वहां से आप और टेली कर लेना। अब चलो अपने पढ़ते हैं। देखो देखना इधर आप, पहले कहा आक्रमण, अटैक। किसने किया? तो हमने वापस लिख रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक राजा था और उसने अटैक किया। कब किया? अभी ये याद रखने वाली बात, 1303। ये याद कर लेना, कोई क्वेश्चन यहां से बना लेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो 1303 में आक्रमण किया था। उस टाइम राजा कौन था? तो उस टाइम राजा रतन सिंह। स्वाभाविक सी बात है, कोई आक्रमण होगा तो उस आक्रमण के कुछ कारण होंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण क्यों कर दिया? अपने इसके कोजेस देख लेते हैं, रीजंस देख लेते हैं इसके कि क्या कोजेज रहे होंगे इसके। देखो एक तो स्वाभाविक सा, एक सिंपल सा कारण होता है कि कोई भी एक राजा दूसरे राजा पे अटैक क्यों करेगा। इसका कारण ये कि कोई भी राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। सब में एम्बिशंस होते हैं कि वो जो अपना एम्पायर है उसको बढ़ाए, उसका और विस्तार करे, उसका एक्सपांशन करे। अलाउद्दीन खिलजी तो खुद यही चाहता था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर ले। और हम कहते हैं कि साहब, जो दिल्ली के मुसलमान राजा हुए थे उनमें अलाउद्दीन खिलजी पहला राजा है जो साउथ इंडिया भी चला गया था और साउथ इंडिया को भी जीतने की कोशिश करता है। तो आप देख लो, जो इतना साम्राज्यवादी राजा होगा, इतना ज्यादा एम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी जो अपनाएगा, क्या वो दिल्ली के पास में राजस्थान को जीतने का प्रयास नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है करेगा। तो एक कारण तो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी, उसकी जो एम्पेरियलिस्टिक नीति थी, एम्पेरियलिस्टिक जो उसकी पॉलिसी थी, उसकी वजह से, साम्राज्यवादी नीति की वजह से वो चित्तौड़ को जीतना चाहता था। स्वाभाविक सी सीधी सी बात समझ में आ गई, इसलिए उसने आक्रमण किया था। बड़ा कारण हमेशा कोई अटैक लिखवा ले मेंस में, कभी आपको और दिमाग में आया नहीं है, एक तो ये पक्का ही चिपका देना, या इस वजह से करना चाहता था। और क्या कारण रहे होंगे? और जब हम किताबें पढ़ते हैं, उनमें कारण देखते हैं, तो अपने कारण मिलता है कि चित्तौड़ का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी। और केवल स्ट्रेटेजिक ही नहीं, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी थी। मैं समझा दूंगा कैसे क्या, देख लो आप। एक तो स्ट्रेटेजिक को तो अपने हिंदी में कह देंगे सामरिक, और इकोनॉमिक तो अपने को समझ में आ ही रही है, आर्थिक का दो, व्यापारिक का दो, कुछ ही का दो। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। पहले अपने इसको बोल रहे हैं कि उसकी सामरिक, सामरिक उसका महत्व था, इंपॉर्टेंस थी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। क्या स्ट्रेटेजी रही होगी, क्या इंपॉर्टेंस रही होगी चित्तौड़ की? तो चित्तौड़ की इंपॉर्टेंस ये है कि चित्तौड़ का किला एक पहाड़ पे बना हुआ है। कल ही मैंने बताया था कि जैतर सिंह ने जब उसके टाइम में नागदा लूट लिया था, तो उसने कहा भाई प्लेन में राजधानी नहीं होनी चाहिए, राजधानी कोई ऐसी जगह हो, पहाड़ों के ऊपर हो, चारों तरफ से घिरा हुआ हो, ताकि जल्दी से दुश्मन आके कम से कम लूट तो नहीं सके, कोई आनिया बानिया आके लूट मार तो नहीं करके जा सके, इसलिए पहाड़ों में राजधानी बनाई हुई। तो चित्तौड़ का किला बड़ी ऊंचाई पर बना हुआ किला, बहुत चारों तरफ से बड़ा रैम्पार्ट बना हुआ उसका, बड़ी चौड़ी दीवार बनी हुई उसकी, और जल्दी से न तो कोई किले पर पहुंच सकता है, न कोई किले की दीवार को तोड़ सकता है। फिर और सुनो, आज भी आप कभी चित्तौड़ का किला देखने जाओ तो आप नोटिस करना, चित्तौड़ के किले की बाउंड्री इतनी बड़ी है, मतलब कि उसके अंदर एग्रीकल्चर तक होती है, वाटर रिसोर्सेज खूब सारे, कुंड वगैरह उसके अंदर बनाए हुए। इसका मतलब था कि यदि कभी जरूरत पड़ जाए, ऐसा लगे कि
घेर लिया गया है, बड़ा आक्रमण हो गया है, तो आप अपनी पब्लिक को किले के अंदर ला के रख सकते हैं और अंदर खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की जा। स्टोरेज है तो स्टोरेज बहुत अच्छे थे और युद्धों के टाइम में स्टोरेज के बहुत अच्छा महत्व हुआ करता था, तो एक वो भी बड़ी बात थी, किस वजह से भी चित्तौड़ का महत्व बढ़ रहा था। अब अलाउद्दीन खिलजी को ये क्यों चाहिए, वो तो दिल्ली बैठा है, उसको चित्तौड़ में आगे क्या करना है। ये वो समय था जब भारत पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, मंगोल आक्रमणकारी थे, वो लगातार अटैक कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोल एक दो बार तो दिल्ली के पास तक आ गए थे, इसलिए अलाउद्दीन को लगता था कि यार कल को खुदा ना खास्ता दिल्ली के अंदर घुस गए तो अपने क्या करेंगे। इससे अच्छा कोई एक ऐसा किला हो, ऐसा फोर्ट हो, चारों तरफ से रैम्पार्ट से घिरा हुआ हो, जिसमें जल्दी से दुश्मन घुस नहीं पाए। और वो आसपास में कोई नजदीक किला उसको दिख रहा था, तो वो चित्तौड़ का किला दिख रहा था। इसलिए चित्तौड़ के किले का स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है। याद रखना, कभी आपसे प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में पूछ ले भाई चित्तौड़ का क्या सामरिक महत्व है, क्या स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, बताना। कि पहाड़ी पर बना हुआ है, उसकी दीवार बहुत लंबी चौड़ी बनी हुई है जिसको तोड़ के जाना संभव नहीं है, उसके अंदर स्टोरेज की बहुत अच्छी सी संभावनाएं हैं। तो इस वजह से कोई भी राजा ये चाहता था कि ऐसा सुरक्षित किला मेरे पास में रहेगा तो मैं उसके अंदर रह के अपनी अपनी सेना की, अपनी जनता की रक्षा बहुत अच्छे से कर सकूंगा। एक बात और लिखी मैंने, इकोनॉमिक, आर्थिक। फिर अपने को लगता यार चित्तौड़ का क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रहा होगा, वापस सुनना। देखो अपने इंडिया में दो जगह, उत्तर भारत में बेसिकली नदर्न इंडिया जो अपना है, उत्तर भारत है, उसमें दो जगहों का बड़ा महत्व था इकोनॉमिकली। किस किस का, एक तो गुजरात का, गुजरात का ऊपर वाला, ये मान लो इतना वाला पोर्शन, गुजरात वाला पोर्शन। और एक जगह जो थी ये अपना इधर वाला राजस्थान कर लो, तो एक जगह अपने राजस्थान की लगती हुई मालवा। इन दो जगह का बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था, एक तो गुजरात का और एक मालवा का। मालवा कहां पे आता है, एमपी, अपने मेवाड़ के टच करता हुआ जो एमपी का पोर्शन है उसको हम मालवा बोलते हैं। कभी आपने कोई डिस्ट्रिक्ट के नाम सुने, देखो मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, ये वाला जो इलाका इसको अपने क्या बोलते हैं, मालवा। हरा भरा प्रदेश, बहुत अच्छी सी खेती होती है, जहां पर जितनी ज्यादा खेती होगी वहां से उतना ही ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, जहां से जितना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा वो राजा उतना ही शक्तिशाली होगा, जो राजा जितना अधिक शक्तिशाली होगा उसके पास उतनी बड़ी सेना होगी, जिस राजा के पास जितनी बड़ी सेना होगी वो उतना ही बड़ा साम्राज्य विस्तार कर लेगा। इसलिए दिल्ली में बैठा हुआ हर सुल्तान चाहता था कि मालवा के ऊपर कब्जा कर, तो मालवा में कब्जा करना जरूरी था। ठीक है, फिर गुजरात, गुजरात में पोर्ट लगता है, समुद्र का कोस्टल एरिया था, और अपने अरब यात्रियों की तरफ से, अरब जितने भी मर्चेंट आया करते थे उनके द्वारा जो भी ट्रेड किया जाता था, वो जो सारे पोर्ट थे वो गुजरात वाले पोर्ट थे। इसलिए जिसके पास गुजरात वाले पोर्ट रहेंगे वो अरबों से, अरब जो मर्चेंट है उनके साथ में व्यापार बहुत ढंग से कर पाए। फिर वो मिडेवल चल रहे हैं, मिडेवल में युद्ध ज्यादा हो रहे हैं, युद्धों में सबसे अच्छी जरूरत किसी की, तो घोड़ों की जरूरत थी, और जो अरेबिक हॉर्सेस थे वो सबसे अच्छे माने जाते थे। इसलिए कहा अरबी घोड़े किसके पास ज्यादा आएंगे, जिसके पास पोर्ट्स होंगे, पोर्ट्स होंगे तो ट्रेड ज्यादा अच्छा करेगा, तो घोड़े भी उधर से ज्यादा मंगवा लेगा। इसलिए कोई भी दिल्ली का राजा गुजरात पे भी कब्जा करना चाहता है। ठीक है, दो चीजें, ट्रेड के लिए गुजरात, एग्रीकल्चर के लिए मालवा, दिल्ली वालों को कब्जा करना है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात दोनों जगह जाने का जो रास्ता था वो अपने चित्तौड़ के बीच से होके जाया करता था। यदि आपको दिल्ली से गुजरात जाना है तो भी आपको चित्तौड़ के अंदर से होकर जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली से मालवा जाना है तो भी चित्तौड़ की बाउंड्री से होकर जाना पड़ेगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि यदि मैं चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता हूं तो मैं गुजरात और मालवा का जो कंट्रोल है वो बहुत ढंग से कर पाऊंगा। क्योंकि एक लफड़ा और होता था, देखो होता क्या है कि जो पैसे वाले राजा होते गुजरात मालवा के, भाई यहाँ पे अलग राजा बनते। अब मान लो अलाउद्दीन खिलजी आया और अलाउद्दीन खिलजी ने आके उनको हरा दिया, गुजरात के राजा को हरा दिया, मालवा के राजा को हरा दिया, और हरा के उनको कहा कि आज के बाद रे तुम टैक्स मेरे को दोगे, उनका ठीक हिसाब दे देंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी उनको धमकियां देके पैसे वैसे लेके उनके पास से घोड़े वोड़े लेके यहाँ से वापस चला गया दिल्ली। और जैसे वो दिल्ली पहुंचा और गुजरात और मालवा वाले राजाओं ने कहा कि हम तो आज रुपए देंगे, कल रुपए देंगे, क्योंकि तब इतना कम्युनिकेशन था नहीं, ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, तो सब जानते थे कि यार बार बार दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा आना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, और ये दोबारा आएगा वापस जाएगा वापस आएगा ये इसके लिए संभव नहीं है। तो एक बार आगे लूट मार करके चला गया, अब कई साल बाद में आएगा, तब तक नहीं भेजेंगे तो नहीं भेजेंगे, इसलिए राजा मना कर दिया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन को पता था यदि चित्तौड़ में मेरा बंदा बैठ गया तो चित्तौड़ से गुजरात भी कंट्रोल हो जाएगा और चित्तौड़ से मालवा भी कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए चित्तौड़ का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है और चित्तौड़ का
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। तो ये याद रख लेना कि कोई पूछेगा भाई अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्यों हमला किया, क्योंकि चित्तौड़ का सामरिक महत्व है। कैसे, मैंने बता दिया, किले की वजह से। इकोनॉमिक क्यों है, क्योंकि दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा वाला जो रास्ता है वो कहां से होकर गुजरता था। आप मेवाड़ को तो मेवाड़ का दो, चित्तौड़ को तो चित्तौड़ का दो। और देखते हैं इसके बाद में, देखते हैं अपने और कौन कौन से रहे होंगे आपके, इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंस रही होगी इसकी। और अब देखो, मैंने एक बात बताई आपको कि दिल्ली से गुजरात जब जाते हैं तो रास्ता आपने मेवाड़ के अंदर से होके जाता था। 1299 के आसपास में यही अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली से गुजरात जाएंगे तो रास्ते में क्या आएगा, मेवाड़। और मेवाड़ के अपने राजा हुआ करते थे समर सिंह। ये जो हम रतन सिंह पढ़ रहे हैं इसके पापा समर सिंह एक राजा हुआ करता था। और अब आप किसी के घर के अंदर से निकलोगे तो उससे रास्ता तो मांगना पड़ेगा। गांव में चाचा जी के खेत से निकलते तो भी रास्ता मांगना पड़ता है। और अलाउद्दीन ने समर सिंह को कहा, समर सिंह जी मेरे को गुजरात जाना है, आपके घर के अंदर से होके जाना है, प्लीज थोड़ा रास्ता दे दो। समर सिंह ने कहा भाई साहब रास्ता दे देंगे, लेकिन टोल टैक्स लगेगा। रास्ते का कर लगता है, आप कहीं जा रहे हो तो बीच में टोल बने होते हैं। तो उसने कहा मेरी जगह से जाओगे तो आपको टोल देना पड़ेगा, रास्ते का कर देना पड़ेगा, मार्ग कर देना पड़ेगा आपको। अलाउद्दीन ने कहा यार स्टाफ तो चलाओ कम से कम, आप राजा हो मैं राजा हूं, ये तो मत लो यार, मैं आपको थोड़ी छेड़ रहा हूं कोई। उसने कहा कि नहीं ये तो आपको देना ही पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है मैं एक बार दे जाऊंगा, मैं फंसा हुआ हूं, मेरे गुजरात जाना जरूरी है, पर वापस आते टाइम तेरे को मारूंगा मैं। उसने कहा वापस आते टाइम किसने देखी रहे, जो करेंगे वो करेंगे, अभी तो तू एक बार दे के जा। बेचारा अलाउद्दीन खिलजी समर सिंह को टैक्स दे के गया वहां पे। समर सिंह ने गुजरात जाते समय अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी तो गुजरात लूट लाट के वापस चला गया और वो तो शायद इस बात को भूल भी जाता। पर होता क्या है जी, आपके जो आस पड़ोसी होते हैं वो कई घटनाओं को भूलने नहीं देते। अब जो अलाउद्दीन खिलजी के आसपास वाले थे वो अलाउद्दीन खिलजी को छेड़ते। दरबार लगा हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, कोई सामने दरबारी बैठे। अलाउद्दीन खिलजी कभी कहे कि मैंने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया है, मैं सिकंदर दूसरा सिकंदर हूँ, जैसे सिकंदर ने दुनिया जीती थी मैं दुनिया जीत लूंगा। और आगे जो बैठे हो तो एक दूसरे की तरफ देख के आंखों आंखों में इशारे करके हंसते। अलाउद्दीन कहता क्या हो रहा है, किस बात पे हंस रहे हो? नहीं नहीं कहा मैं तो यूं ही किसी बात पे हंसी आ गई थी। नहीं नहीं बताओ क्या बात है? ना ना कोई पुरानी बात याद आई थी। कौन सी पुरानी बात? कि वो एक बार अपने उधर जा रहे थे ना, किधर, तो अपने वो चित्तौड़ जा रहे थे ना, तो टोल टैक्स होता ना एक टोल टैक्स, फिर हंसने लग जाते। अलाउद्दीन की एक बात समझ में आ गई कि यार ये मुझे चिढ़ाते हैं उस चक्कर के अंदर, और ये कहते हैं कि तू कहता है मैंने दुनिया जीत ली, यहाँ चित्तौड़ वालों ने तेरे से टोल टैक्स ले लिया था और तेरे को जाने नहीं दिया था, रास्ता तक तो नहीं दिया था, तू कह रहा है मैंने पूरा भारत जीत लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अब तो भाई इसका बदला लेना ही पड़ेगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रेस्टीज पॉइंट बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था, सुल्तान के लिए नाक का सवाल बन गया था कि मैं चित्तौड़ को जीतूं। तो एक कारण ये भी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, इस वजह से भी चित्तौड़ को जीतना चाहता है। फिर आप एक चीज देखो, भूताला का युद्ध होता है। भूताला के युद्ध के अंदर जो आपका जेतर सिंह है, वो जेतर सिंह आपके इल्तुतमिश को हराकर वहां से वापस भेज देता है। ठीक है, समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी से गुजरात जाते समय टैक्स ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, चित्तौड़ का जो इन्फ्लुएंस है, चित्तौड़ की जो पावर है वो बढ़ रही है घट रही है? ऑब्वियसली बढ़ रही है। दिल्ली वालों से चला चला के पंगे ले रहे हो आप। कौन राजा ये चाहेगा कि उसके नाक के ठीक नीचे किसी दूसरे राजा की और अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ जाए, प्रभाव इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो अपने को डिस्टर्ब करने लग जाए? और दिल्ली वालों को लगता है अरे चित्तौड़ वाले ये हमें तंग करने लग गए, इसलिए उनके इन्फ्लुएंस को कम करना जरूरी था, उनका जो प्रभाव था उसको कम करना जरूरी था। एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो चित्तौड़ का इन्फ्लुएंस था वो बढ़ रहा था, मेवाड़ का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था और उस इन्फ्लुएंस को घटाना चाहते थे। मूल कारण तो यही है आपके। क्या कारण है? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो एम्बिशंस थे, एम्परियलिस्टिक एम्बिशन थे, वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। और क्या कारण है कि चित्तौड़ स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे था, जहां पे बैठ के गुजरात मालवा का जो ट्रेड और एग्रीकल्चर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वहां से टैक्स इजीली लिया जा सकता है, और यहाँ पे बैठ के अपनी सेना की, परिवार की, जनता की रक्षा भी थोड़ी ढंग से की जा सकती है। किला बहुत अच्छी जगह पे बना हुआ है। एक सुल्तान ने उसे प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया था। क्यों? क्योंकि जब वो 1299 में गुजरात अटैक के लिए जा रहा था तो चित्तौड़ का राजा था समर सिंह, और समर सिंह ने उससे टैक्स ले लिया था। फिर चित्तौड़ का प्रभाव बढ़ रहा है तो उसको घटाना है। फिर एक कारण जो आप सब जानते हो, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा, ऐसी कहानियां हैं कि जो रतन सिंह था उसकी एक रानी थी पद्मिनी, उसकी क्वीन हुआ करती थी पद्मिनी नाम करके।
और वो जो रानी पद्मिनी थी वो बहुत सुंदर थी, और ऐसी अपने पास में कई किंवदंतियां, कई कहानियां मैं और बता दूंगा। और अलाउद्दीन खिलजी उसको प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने आक्रमण किया। हालांकि हमारे इतिहासकार मानते हैं कि ये बहुत गौण कारण है, मतलब आप इसको छोड़ सकते हो, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो आप नहीं मानो तो भी चल जाए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत पर अटैक किए थे और सब जगह कोई पद्मिनियां थोड़ी थी। राजा के आक्रमण का कारण कम से कम लुगाइयां तो नहीं होती है, आक्रमण के कारण दूसरे रहे होते हैं, पर साथ में छोटा मोटा ये भी चल जाता थी। तो कभी आपसे प्री में कोई पूछ ले इनमें से कारण कौन सा था, कारण कौन सा नहीं था, तो याद रखना। मेंस में पूछ ले कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया उसके कारण क्या क्या थे, तो आप सारे कारण बता देना, बता सकते हो आप सारे कारण। ये तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण 5 कारण लिखे हमने, 5 कॉजेज लिखे, ये 5 के 5 याद रखें। अब पद्मिनी की बात है, मैं थोड़ी सी इसकी बात कर लेता हूं, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखो कारण बता दिए हमने, अब कहानियां किंवदंतियां अपने कुछ ऐसी है कि पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, सिंहल आइलैंड की राजकुमारी थी, यहाँ की प्रिंसेस थी। कहा गया कि साहब सिंहल द्वीप कहां पे, तो कहा आज का जो श्रीलंका है, वहां की राजकुमारी थी। और यहाँ के कोई राजा थे गंधर्व सेन, और कोई रानी थी चंपावती, ये उनकी पुत्री थी, गंधर्व सेन और चंपावती। फिर ऐसी कहानियां हैं कि यहाँ पे राजा रतन सिंह के पास में एक तोता आया, यार तोते के नाम तक वो अपने वाले तो और बता देते हैं कि हीरामन तोता था। उस तोते ने आके रतन सिंह जी को बताया कि रतन सिंह जी यहाँ से 7 समंदर पार एक इतनी सुंदर राजकुमारी रहती है। और रतन सिंह जी उसके पीछे पीछे और चले गए, और कहते कई सालों तक वहां पे भटकते रहे। सिंहल द्वीप के राजा के उस घर में उसको घुसने का मौका नहीं मिला। फाइनली जो पैसे वैसे खत्म हो गए तो वहां जोगी वोगी का भेष और बना लिया। एक दिन राजा ने उनको देख लिया, गंधर्व सेन जो राजा था उसने ही देखा। उसने कहा कि यार जेंटलमैन, तुम शक्ल से यार सन्यासी लगते तो नहीं, इस उम्र में जोग धारण करने का क्या कारण रहा। तो उसने कहा सर आपने एकदम सटीक पहचाना, मैं तो ऐसे ऐसे करके मेवाड़ का राजकुमार हूँ। मेवाड़ को कौन नहीं जाने, मेवाड़ की ख्याति थी। और सिंहल द्वीप के राजा ने भी कहा क्या बात करते हो आप, मेवाड़ के राजा हो, फिर ऐसे क्यों भटक रहे हो, क्या कारण है इसका मुझे बताओ। और उसने मुस्कुरा कहा साहब कारण तो आपके महलों के अंदर ही मौजूद है, क्या बात करते हो। और उसने पूरी बात बताई कि साहब ऐसे ऐसे मैं तो पद्मिनी से शादी करने के लिए आया था। श्रीलंका के राजा की क्या औकात कि मेवाड़ के राजकुमार को मना करे। हमारे भारत का नक्शा जब लेके आते हैं, भारत का जब मैप लेके आते हैं, तो श्रीलंका का मैप फ्री के अंदर आ जाता है। तो उसने कहा साहब धन गड़ी धन भाग, आप मेरे राजकुमारी शादी करना चाहते हो। और उसने कहते पद्मिनी से शादी कर दी। रतन सिंह जी यहाँ आ गए, हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे, यहाँ पे पद्मिनी के साथ रह रहे थे। फिर आगे कहानी और, रतन सिंह जी के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति रहता था, राघव चेतन नाम था उसका। राघव चेतन नाम करके कोई विद्वान व्यक्ति थे, पंडित जी थे, पढ़े लिखे थे। और राघव चेतन ने एक दिन ऐसा कहते हैं कि पद्मिनी को देख लिया, और पद्मिनी को देखते वो मूर्छित होकर गिर गया। रतन सिंह को जब ये बात पता चली तो रतन सिंह ने कहा है यार ऐसे कैसे, किसी दूसरे की वाइफ पे, किसी दूसरे की रानी पे तुम ऐसी बुरी नीयत कैसे रख सकते हो। और राघव चेतन ने कहा कि अब हो गया सर, वो तो जो हो ही गया। रतन सिंह ने कहा नहीं, आज के बाद तो दिखना नहीं चाहिए, दिख गया तो देख लेना। राघव चेतन को बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया। अब आपकी कोई बेइज्जती करके निकाल दी तो आप क्या करो। तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। तो मेवाड़ वालों का दुश्मन कौन, खिलजी, क्योंकि उससे गुजरात जाते समय टैक्स वगैरह लिए हुए थे। राघव चेतन गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी को जाके उसने बताया, और उसने पूरी बात बताई। साहब ऐसे ऐसे पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया, पद्मिनी पानी पीती है तो यहाँ से दिखता है, उसके कंठों से दिखाई देता है। और कहता है अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात पता चली तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था। ऐसी कई कहानियां किंवदंतियां आपने चलती है कि ऐसी कोई बात भी थी, और मैं इसके बारे में और बात करूंगा। तो ये पद्मिनी की थोड़ा सा याद रखना कि अपने कोई क्वेश्चन पूछे तो कि भाई ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, और पिताजी का नाम गंधर्व सेन था, माताजी का नाम चंपावती था। अलाउद्दीन खिलजी को उसके बारे में कौन बताता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को उसके बारे में किसने बताया था, तो राघव चेतन नाम के व्यक्ति ने बताया था। आगे की कहानी ये कहती है कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आया, अलाउद्दीन खिलजी ने आगे यहाँ पे घेरा डाला, और आगे रतन सिंह को कहा कि मुझे तुम्हारी रानी पद्मिनी चाहिए। राजा ने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई वस्तु थोड़ी है
कि एक तू रख ले और एक मैं रख लूं, या मेरे वाली तेरे को दे दी जाए, ये मेरी रानी है, तू ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो अलाउद्दीन ने कहा मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। वापस उसी पॉइंट पे ही मैंने बताया कि चित्तौड़ का किला बहुत मजबूत था, जल्दी से अंदर नहीं घुस सकते थे, और कहते राजा ने अपना किला बंद करवा के राजा अंदर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार अंदर घुस ही नहीं पाएंगे, तो फिर उसने एक जाल फेंका और उसने कहा कि चलो मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूं, जो हो गई वो तो बात हो गई, और अपने आप नई लड़ाई करेंगे। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को संधि के लिए बुलाया गया, खाने के लिए बुलाया गया। वहां जो अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ था और उसके सामने एक शीशा लगा हुआ था, नीचे एक पौंड बना हुआ था, तालाब बना हुआ था। पद्मिनी उस शीशे के जैसे आगे आई, उसकी जो प्रति छाया थी, उसकी जो छाया दिखाई देती है, प्रतिकृति दिखाई देती है, वो तालाब के अंदर दिखाई देती है। और अलाउद्दीन खिलजी उसको देख के यूं बड़ा मोहित होता है। कहते हैं जब वापस अलाउद्दीन खिलजी जा रहा था तो रतन सिंह उसको सी ऑफ करने के लिए नीचे तक गया, उसको लगा अब तो संधि हो ही गई। और नीचे जाते अलाउद्दीन खिलजी बड़ा घाघ आदमी था, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस आदमी, और उसने रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और उसने कहा कि जब तक मेरे पास पद्मिनी नहीं आएगी तब तक रतन सिंह को नहीं छोड़ा जाएगा। पद्मिनी के लेंगे, पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान महिला थी। और ऐसा कहा जाता है कि पद्मिनी के एक भैया थे और उन भैया का नाम था गोरा। एक पद्मिनी का भतीजा था और उस भतीजे का नाम था बादल। दोनों आपस में भी काका भतीजा थे। पद्मिनी ने इनको बुलाया, इनको बुला के समझाई कि ये बात है, क्या किया जाना चाहिए। इन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग करके कहा कि ठीक है। अलाउद्दीन के पास मैसेज करवाया, अलाउद्दीन के पास मैसेज करके कहा कि पद्मिनी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है, पर पद्मिनी अकेली नहीं आएगी, उसके साथ में उसकी दासियां भी आएगी। उसने कहा कोई नहीं, ठीक है, आप तो भेज दो, दासियों को भी भेज दो। तो कहते हैं कि पद्मिनी जब जा रही थी तो रानी हमेशा पालकी के अंदर बैठ के जाती, 4 जने उठाते, वो कहार उठाने वाले होते। तो वो आगे की पालकी में तो पद्मिनी को बिठाया, पीछे की पालकी में जिनमें महिलाओं को बिठाना था उनके अंदर सारे के सारे शस्त्रधारी योद्धा बिठा दिए, सोल्जर्स बिठा दिए। वहां गए और नजदीक जाके वापस का कि पद्मिनी अंतिम बार रतन सिंह से मिलना चाहती। अलाउद्दीन का मिला दो यार, कैंप पड़ा कहीं पे साइड में, मिला दिया जाए इसको। और कहते हैं कि पद्मिनी वहां जब रतन सिंह के पास पहुंचे तो पद्मिनी जितनी सुंदर थे, जितनी बुद्धिमान थे, उतनी वीर महिला और थी। और उसने आसपास जो 5-7 बॉडीगार्ड खड़े थे उनको मार दिया और रतन सिंह को लेकर वहां से भाग गई। जब तक अलाउद्दीन खिलजी को नहीं समझ में आता कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, वो लड़ने के लिए तैयार होते, इधर गोरा और बादल अपनी सेना लेके तैयार खड़े थे। कहते हैं गोरा और बादल उनके साथ लड़ाई करते हैं। गोरा तो उस लड़ाई में काम आ जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, शहीद हो जाता है। बादल सेना को लेके वापस आ जाता है, किले के अंदर घुस जाते हैं। अब अलाउद्दीन को बड़ा गुस्सा है। अलाउद्दीन ने कहा हाँ ठीक किया आपने, तो रतन सिंह को लेके और चले गए, और आपने कहा अब तो मैं तुम्हें मार के जाऊंगा यहाँ से। और उसने कहते 8 महीने का घेरा डाल दिया था चित्तौड़ किले के बाहर। अब जब इतना लंबा घेरा चला तो किले के अंदर का अनाज और पानी समाप्त होने लग गया था, जो स्टोरेज थे वो खत्म होने लग गए थे। अपने यहाँ पे राजपूत राजाओं में एक और बड़ा जोरदार सी विशेषता हुआ करती थी कि जब भी किले का स्टोरेज खत्म हो जाए, जब भी फोर्ट का अन्न पानी समाप्त हो जाए, तो एक टर्म होती है साका। उस समय जो युद्ध किए जाते थे उन युद्धों को बोलते थे साका। अब कहा गया कि भाई अब 2 चीजें देखो। पहली बात तो ये कि ऐसा कब किया जाता, ये किले के अंदर बंद करने वाली व्यवस्था कब आती, जब ये लगता है कि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, अपनी सेना कमजोर है, सीधी सीधी लड़ाई के अंदर डायरेक्ट यदि फाइट करेंगे तो उसके अंदर जीत नहीं पाएंगे। तो होता यह था कि दिल्ली वालों की फौज आ जाती थी 30,000 की, और इधर किले के अंदर कितने फौजी है, इधर फौजी बैठे 3,000 5,000 ऐसे फौजी बैठे। लगता है यार नहीं पार पड़ेगी, किले के गेट करो बंद, कितने दिन तक बाहर बैठे रहेंगे, जाना ही पड़ेगा। और ज्यादातर मामलों में होता था कि बाहर वाला बाहर से चला ही जाता। तो दिल्ली छोड़ के चित्तौड़ में रहना कई दिनों तक संभव नहीं हो पाएगा। आप अपनी कैपिटल को छोड़ के ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। पर कई बार ऐसा होता है कि अगला रह जाता, अगले की पार पड़ जाती। अलाउद्दीन खिलजी 8 महीने रह गया। अब क्या किया जाए, तो अब का किले का तो पानी भी खत्म हो गया, किले का तो अनाज भी खत्म हो गया, भूखे मरेंगे। तो भूखे मरेंगे इससे अच्छा लड़के मतलब, तो लड़के मरेंगे तो अपने तो 3,000 है, सामने वाले 30,000 बैठे हैं, तो अपने तो मर जाएंगे, और अपने मर जाएंगे तो महिलाओं को और बच्चों को ये सब उठा के ले जाएंगे। का तो इसका एक तरीका किया जाए, अब अपने तो मरेंगे, परिवार की रक्षा के लिए क्या किया जाए, महिलाओं की रक्षा के लिए क्या किया जाए। तो जो महिलाएं हुआ करती थी वो खुद ही कहती तुम हमारी चिंता मत करो, हम जोहर कर लेंगे। एक टाइम है, वापस सुनना, जोहर क्या होगा साहब जोहर के अंदर। तो महिलाएं जितनी भी हुआ करती थी वो अग्नि जलाती, और अग्नि के अंदर महिलाएं बैठ जाया करती थी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया करती थी, ताकि वो जो सोल्जर है उनको परिवार की कोई चिंता नहीं रहे। अब वो लड़े मरे,
और अब वो जो सोल्जर होते थे, जब परिवार समाप्ति हो गया तो बंदे में और गुस्सा होता था, वैसे ही दुश्मन के खिलाफ लड़ने का गुस्सा हुआ करता था। अब वो केसरिये कपड़े पहनते और केसरी कपड़े पहन के बाहर लड़ने के लिए जाते। अब उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक संख्या में दुश्मन को मारना था, ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके उतने दुश्मन को मारना था, और मुंड पे टूट के पड़ता और वहां पे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाया करते थे। क्योंकि केसरिये कपड़े पहन के जाते थे, इसलिए उस टाइम को बोलते थे केसरिया। तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया जौहर और एक हो गया केसरिया, और इन दोनों की जो कंबाइंड फॉर्म होती थी उस कंबाइंड फॉर्म को बोलते थे साका। तो याद रखना, कभी कोई पूछ ले कि साके में दो चीजें क्या क्या होती है, तो एक तो होता है जौहर, एक होता है केसरिया। अब अगला सवाल पूछेगा, जौहर कौन करता है, केसरिया कौन करता है? तो जौहर किया जाता है महिलाओं के द्वारा, फीमेल, और केसरिया किया जाता है पुरुषों के द्वारा। और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे जौहर किसने किया होगा? तो महिला कौन? तो रानी पद्मिनी। तो कहते रानी पद्मिनी ने अपनी 1600 अन्य रानियों के साथ में, 1600 अन्य महिलाओं के साथ में जौहर किया था। केसरिया किसने किया? तो केसरिया करने वाले रतन सिंह, राजा रतन सिंह और उनके सेनापति, क्योंकि गोरान तो पहले शहीद ही हो गए थे, तो ये बादल जीते लोग बचे हुए थे, इन सब ने मिलकर बाद में केसरिया कर लिया। कई कहानियों में आता है कि नहीं, गोरा भी वापस आ गया था और गोरा बादल साथ में लड़ते हुए शहीद हुए थे, पर कुल मिला के सारे अलाउद्दीन खिलजी वाली उस लड़ाई के अंदर ही काम आ गए थे, उसके अंदर शहीद हो गए थे। तो ये चीज याद रखना। अब इसके लिए कहते हैं कि ये जो पद्मिनी और रतन सिंह वाला जो हुआ था, ये चित्तौड़ का पहला साका है। पहली बार चित्तौड़ के अंदर ये वाली जो प्रक्रिया, फायर बाथ वाली जो जौहर वाली प्रक्रिया थी, साके वाली जो प्रक्रिया थी, ये पहली बार इसी टाइम अपनाई गई थी। कब हुआ? तो बाकायदा तारीख है 25 अगस्त 1303। ये याद रख लेना आपने कि चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? तो 25 अगस्त 1303 को हुआ था। किसने किया? तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ, रतन सिंह और गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया हुआ। इसको मिला के क्या बोलते हैं? साका बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जीत गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक बहुत ज्यादा मरे। उसने किले पे कब्जा किया, और किले पे कब्जा कर उसको लगा अब तो मैं पद्मिनी को उठा ही ले जाऊंगा, लेकिन अंदर आगे देखा कि महिलाएं तो पहले ही सब की सब अपने आप को अग्नि के अंदर झोंक चुकी थी, किले में केवल राख थी, किले में कुछ ही नहीं मिला, और बौखलाया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। और उसने कहा कि जितने निर्दोष लोग बैठे हुए भाई, लड़ाई करने कौन जाएंगे? सैनिक। बाकी सामान्य किसान मजदूर, वो तो बेचारा अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। उसने कहा सबको बाहर निकाला जाए। सबको बाहर निकाला गया और वहां पे लोगों का नरसंहार किया गया, मैसेकर किया गया वहां पे, बहुत भयंकर वाला। 30,000 लोग कटवाए थे, कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी। 30,000 लोगों का मैसेकर किया गया था वहां, कत्लेआम कर दिया गया, नरसंहार कर दिया गया। गुस्सा आया हुआ था उसको, और उसने कहा कि अब चित्तौड़ मेरा है, अब उसको तो वापस जाना है, तो अब चित्तौड़ का क्या करेंगे? तो उसने कहा आज के बाद मेरा बेटा चित्तौड़ के अंदर रहेगा, और बेटे का नाम था खिजर खान। ये याद रखना। और उसके बेटे का नाम खिजर खान था, इसलिए कहा कि अब चित्तौड़ को मैंने बर्बाद कर दिया, लेकिन खिजर खान यहाँ पे रहेगा, और खिजर खान इस चित्तौड़ को वापस आबाद करेगा। खिजर खान आबाद करेगा, इसलिए इसका नाम बदलकर उसने किया खिजराबाद। ये याद रख लेना कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। एविडेंस है कोई अपने पास में? हाँ, अपने पास में एविडेंस भी मिलता है। 1325 के आसपास की एक अभिलेख मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है। चित्तौड़ के अंदर एक दरगाह है, दाहिबी पीर की दरगाह। दरगाह तो समझते हो, मुस्लिम जो संत वगैरह हुआ करते थे, पीर मतलब संत हो गए, उनका जो पूजा का स्थान होता, उनका जो रहने का स्थान होता था, उसको दरगाह बोलते थे। एक दाहिबी पीर की दरगाह है, और वहां का एक इंस्क्रिप्शन मिला है। मुस्लिमों के इंस्क्रिप्शन होते तो वो ज्यादातर पर्शियन लैंग्वेज में होते, फारसी में होते। एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन मिला है, और उसके अंदर चित्तौड़ का नाम अपने को खिजराबाद मिलता है। तो खिजर खान को दे के गया, इसलिए उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद उसने नाम कर दिया था। तो साके वाली बात, ये सब बातें याद रखना। अब यहाँ पे खिजर खान रहता है, कई साल तक खिजर खान रहता है। 1303 के आसपास देके चला गया था, और लगभग 1312 के आसपास तक, 9 साल के आसपास तक, या 9-10 साल तक यहाँ पे खिजर खान ने शासन किया था उसका। अब जब इतने साल तक रहेगा, कुछ ना कुछ वो भी काम करवाएगा, तो खिजर खान ने कई काम करवाए थे। ये वापस देख लेना थोड़ी सी बातें आप, साके वाली नहीं, ये सब चीजें समझ लेना। हालांकि आपके नोट्स में लिखी हुई है, वहां पर और पल्ले पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी याद रखना साका क्या होता है, कैसे किया गया था, मैंने कहानी आपको बता दी। अब जब खिजर खान यहाँ रहा, तो खिजर खान ने क्या क्या किया वो देखते हैं अपने। देखो,